Hello everyone, my name is Neha. So today in this video, I'll talk about the special theory of relativity. नेट के सिलेबस की बात करते हैं तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स का सब टॉपिक है, लेकिन हम इसे मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं. सो यदि हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो मैं इसको बहुत डिटेल में और बहुत डीपली नहीं बताऊंगी, फॉर्मूलेज को ड्राइव नहीं करवाऊंगी. हाँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देखेंगे जिससे कि हम जो नेट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर सकें. नेट के, जेस्ट के, TIFR के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हम जो सॉल्व कर सकें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाले क्वेश्चंस में. हम स्टार्ट करते हैं. उससे पहले आप मेरे बारे में यहाँ देख सकते हैं, मैंने MSc IIT कानपुर से किया है. नेट में मेरी 59 रैंक थी 2018 में. जैम मैंने 162 रैंक से क्लियर किया था 2015 में. गेट और BRC दोनों ही रिटर्न एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आइंस्टीन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका ही एक ये स्पेशल फॉर्म है, इसलिए इसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं. स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, प्लस जो हमारा जो सिस्टम है उसकी जो स्पीड होगी वो किसकी स्पीड के बराबर होगी, वेलोसिटी होगी उसकी लाइट की स्पीड की. ठीक है. सो हम दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आप ऐसे मान सकते हो एक ऑब्जर्वर जो इनर्शियल फ्रेम में है, मतलब कि या तो वो ग्राउंड पे है, कोई मोशन नहीं है उसका, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. यदि आपको इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में नहीं पता है तो आप SC वर्मा की बुक को रेफर कर सकते हो, वहाँ पर आप देख सकते हो. वैसे मैं बता देती हूँ, इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, जो यदि कोई ऑब्जर्वर है या कोई फ्रेम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या फिर वो इनर्शिया में है. ठीक है, कोई वेलोसिटी नहीं है तो हम उसको इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं. सो यदि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की बात करते हैं तो ऐसे फ्रेम्स जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है. ठीक है, ऐसे फ्रेम जिनके पास V भी है और A भी है, इनका A 0 नहीं है, ऐसे फ्रेम्स को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स. सो हाँ, जो आइंस्टीन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम एक स्पेशल फॉर्म कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, जनरल फॉर्म कंसिडर नहीं कर रहे हैं, कि स्पेशल फॉर्म कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पर हम फ्रेम सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ले रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन. सेकंड, कि जो फ्रेम है वो उसकी जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी है. ओके. स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं वो हम देखते हैं. लॉ ऑफ फिजिक्स क्या होता है कि हम जब भी इनर्शियल फ्रेम्स की बात करेंगे ना तो वहाँ पर फिजिक्स के लॉ है ना इनवेरिएंट रहेंगे. ऐसा नहीं है कि हमने इनर्शियल फ्रेम ले लिए हैं और वहाँ पर हम लॉ ऑफ फिजिक्स जितने भी हमने अभी तक फिजिक्स के लॉज पढ़े हैं वो चेंज हो जाएंगे. नहीं, लॉ ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का. सेकंड पोस्टुलेट्स कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम. तो हम जब भी जितने भी इनर्शियल फ्रेम कंसिडर करेंगे ना वहाँ पर हम लाइट की जो वेलोसिटी है वो हमेशा सेम रखेंगे. कंडीशन ये है कि वो वैक्यूम में होना चाहिए, तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड सेम रहेगी. यदि वैसे मीडियम आ जाता है तो वैसे भी लाइट की स्पीड चेंज होती ही है. ठीक है, लेकिन यदि वैक्यूम में है तो हम बोलेंगे कि सारे इनर्शियल फ्रेम्स में स्पीड की लाइट की स्पीड है वो क्या होगी, सेम रहेगी. ओके. सो हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं बेसिकली. तो दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं, गैलीलियन एंड द लॉरेंज. ओके. तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है. कोई भी एक फ्रेम है, एक तो फ्रेम यदि कांस्टेंट है तो उसकी कोई वेलोसिटी वैसे भी जीरो होगी. यदि कोई फ्रेम है और वो उसकी कोई वेलोसिटी है तो उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम होगी. यदि लाइट की स्पीड से कम है और हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखना है तो हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं. ठीक है. और यदि कोई फ्रेम ऐसा है जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर है और हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. दो ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ देखेंगे. सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके क्या बेनिफिट्स हैं. ठीक है. सो यदि किसी एक ऑब्जर्वर है या हम बोल सकते हैं एक फ्रेम है S, यदि इस S फ्रेम में हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है. ओके. लेकिन एक ऑब्जर्वर है S प्राइम फ्रेम में और वो भी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मेज़र करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, S और S प्राइम में पहले रिलेशन निकाल के एक अपने बीच में एक रिलेशन क्रिएट करेगा जिससे कि वो इसको मेज़र ना करना पड़े, उसको XYZ इस पॉइंट के XYZ को मेज़र ना करना पड़े और वो अपने ही फ्रेम में इसको पता कर ले कि ये वाला फ्रेम के कोऑर्डिनेट मेरे फ्रेम में क्या है. ठीक है. उसको यदि हमें XYZ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल से देखते हैं कि हमें क्या करते हैं, हम एक स्केल लेते हैं और XYZ से हम पता करते हैं कि हाँ ये वाला पॉइंट हमसे कितनी डिस्टेंस पर है. ठीक है. लेकिन S प्राइम फ्रेम बोल रहा है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं मतलब स्केल लेकर मैं XYZ मेज़र नहीं करना चाहता. मुझे जो आपने मेज़र किया है ना, मैं तो बस वो यूज़ करना चाहता हूँ और मैं बस आपसे डिस्टेंस देखकर मैं अपने XYZ अपने वाले निकाल लूँगा, मतलब मैं खुद मेहनत नहीं करना चाहता. S प्राइम फ्रेम क्या करेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर लेगा S
एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम के बीच में। और जैसे उसने ये रिलेशन क्रिएट कर लिया, अब उसको क्या करना है, एक्स वाई जेड टी की वैल्यू पुट करनी है और वो अपने ही फ्रेम में एक्स वाई जेड टी की वैल्यू निकाल लेता है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ हो गया, ठीक है। तो यदि हमें एस फ्रेम में, जैसे कि एस फ्रेम में ये हमारा एस फ्रेम है, ये एस फ्रेम में यदि हमें पता है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड टी है और एस प्राइम फ्रेम में हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और इस एस प्राइम फ्रेम की जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, लाइट की वेलोसिटी से कम है। यदि लाइट की वेलोसिटी कम है तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट्स एस प्राइम फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स प्राइम इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी। ये एक्स में ही क्यों ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हमने यहाँ मेज़र किया है कि जो एस फ्रेम है और एस प्राइम फ्रेम है, तो एस प्राइम फ्रेम जो मूव कर रहा है ना वो एक्स डायरेक्शन में कर रहा है, ओके। यदि ये वाई डायरेक्शन में मूव करता तो हमारे कोऑर्डिनेट्स भी ये वाई डायरेक्शन में ही ज़्यादा वेरी करते हैं। जैसे कि यदि वो वाई जेड में मूव नहीं कर रहा है तो वाई डैश बराबर होंगे वाई के, मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट वाई डैश में भी सेम ही रहेंगे, जेड डैश बराबर जेड हो जाएगा। लेकिन एक्स प्राइम में मूव कर रहा है इसलिए एक्स माइनस वी टी हो जाएगा और टी प्राइम इक्वल्स टू टी। ये हमारी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। यदि वही फ्रेम वाई में मूव कर रहा होता तो क्या होता, उसके कोऑर्डिनेट्स में जो चेंजेस आते हैं वो वाई में आते, क्या, वाई डैश इक्वल्स टू वाई माइनस वी टी, एक्स प्राइम सेम रहता, जेड प्राइम भी सेम रहता जेड के अकॉर्डिंग, टी प्राइम इक्वल्स टू टी। ये हमारा क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन की बात देखते हैं कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं कि जो एक फ्रेम है एस, ठीक है, ये तो मोशन नहीं कर रहा है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, उसमें कोऑर्डिनेट यदि एक्स वाई जेड टी हैं, किसके, इस पॉइंट के, और यदि कोई एस प्राइम फ्रेम है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी जो है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर है, तब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स प्राइम इक्वल्स टू गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश में कोई चेंज नहीं आएगा, वाई डैश इक्वल्स टू वाई, जेड डैश इक्वल्स टू जेड, लेकिन इसकी टाइम में चेंज आ जाता है, टी टाइम इक्वल्स टू गामा टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। अब ये गामा क्या है, गामा है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। दोनों फ्रेम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या एक फ्रेम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो चेंज जो आएगा वो एक्स में ही आएगा। तो एक्स प्राइम क्या होगा, गामा एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इक्वल्स टू वाई, जेड प्राइम इक्वल्स टू जेड। लेकिन यहाँ पर टी प्राइम में भी चेंजेस आते हैं, क्या आते हैं, टी प्राइम इक्वल्स टू गामा टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। यदि मूविंग फ्रेम वाई डायरेक्शन में मूव करता है तो जो चेंज आएगा वो वाई प्राइम में आएगा, क्या आएगा, वाई प्राइम इक्वल्स टू गामा वाई माइनस वी टी, ओके। जेड प्राइम सेम रहेगा और एक्स प्राइम भी क्या होगा, सेम रहेगा, यदि फ्रेम एक्स डायरेक्शन में मूव ना करके वाई में मूव कर रहा है तो, ठीक है। यदि सेम जेड में मूव कर रहा है तो जेड प्राइम में चेंजेस आएंगे, क्या आएंगे, जेड प्राइम इक्वल्स टू गामा जेड माइनस वी टी, वाई प्राइम इक्वल्स टू वाई, जेड प्राइम इक्वल्स टू जेड, ठीक है। टी प्राइम तो सेम रहेगा ही, ठीक है। सो टी प्राइम में यहाँ पर जो वाई एक्स की जगह है ना वो जेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी प्राइम इक्वल्स टू गामा टी माइनस जेड वी अपॉन सी स्क्वायर। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक तो हम देखते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और एक टाइम डायलेशन। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो एक फ्रेम है जो रेस्ट में है, ठीक है, उस रेस्ट फ्रेम में यदि कोई रॉड की हमने लेंथ मेजर की है वो क्या है, एल नॉट है। यदि मूविंग फ्रेम में यदि हम इसको मेजर करते हैं तो ये जो लेंथ है वो हम एल नॉट मेजर नहीं करते, क्योंकि ये वी डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से, वो भी लाइट की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमें जो ये लेंथ दिखेगी ना इस रॉड की वो उसकी प्रॉपर लेंथ नहीं दिखेगी हमें। वो मूविंग फ्रेम में हमें ये जो हम मूव करते हुए हम इस रॉड को देखेंगे ना तो वो रॉड एल नॉट ना होकर थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट कितनी होगी, L0√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। सो यदि मूविंग फ्रेम में यदि हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हैं तो वो हमें एक लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होकर दिखती है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कितनी होती है, L0√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जो L0 हमारी प्रॉपर लेंथ है एक रेस्ट फ्रेम में, उसकी हम प्रॉपर लेंथ हमें मेजर होती है, लेकिन जो एपरेंट लेंथ होती है हमारी वो कितनी होती है मूविंग फ्रेम में, L0√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ वी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों फ्रेम्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ हम टाइम डायलेशन की बात करते हैं। तो टाइम डायलेशन बिल्कुल सेम होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की जैसे। इसमें 2 फ्रेम्स होते हैं, 1 फ्रेम होता है वो ग्राउंड पर होता है, अदर फ्रेम होता है वो मूविंग होता है, ठीक है। एक यदि मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी वी सी, देन क्या होता है, टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। मूविंग फ्रेम में टाइम प्रॉपर टाइम नहीं होता है, टाइम डायलेशन का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो टॉ इक्वल्स टू टॉ नॉट 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पर गामा मल्टीप्लाई होता है, लेकिन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में गामा क्या होता है, डिवाइड होता है। ये
याद रखना है, क्योंकि गामा क्या होता है, गामा होता है 1/√1 माइनस v² सो मूविंग फ्रेम में लेंथ तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जबकि टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। अब हम रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स की बात करते हैं। तो रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स में क्या होता है कि जो मास होता है ना, वो एक प्रॉपर जो मास होता है या रेस्ट मास होता है वो नहीं होता है। जो हम क्लासिकल में मास यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम वो मास यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल होता है ना, उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी की होती है। तो यहाँ पर हम जो मास यूज़ करते हैं वो रेस्ट मास होता है, डिवाइड में √1 माइनस v² होता है। तो ये वाला मास हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यूज़ करते हैं। सो वेरिएशन इन मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम वाले फॉर्मूले में क्या होता है, मास आता है और यहाँ पर रेस्ट मास नहीं होता है, तो वेरिएशन होता है मास में। तो जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो भी v वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो p = mv/में √1 माइनस v² होता है, जहाँ v क्या होता है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी होती है, जो कि लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है। हम काइनेटिक एनर्जी की भी बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यहाँ पर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में काइनेटिक एनर्जी ½ mv² नहीं होती है। यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होती है उसमें से हम m0c² को माइनस करते हैं, तो E = mc² होता है। तो कैपिटल K क्या होगा, E माइनस E0, मतलब mc² माइनस m0 का स्क्वायर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होती है। या हम टोटल एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन देखते हैं। ओके, सो इसका एक डेरिवेशन होता है जो आप अपने बुक से देख सकते हो। यहाँ पर हम फॉर्मूला देखने वाले हैं, क्योंकि जो नेट होता है उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि रेस्ट मास दे रखा है और मोमेंटम दे रखा है, टोटल एनर्जी निकालनी है। यदि टोटल एनर्जी और मोमेंटम गिवन है तो हमें रेस्ट मास निकालना है। तो फॉर्मूला होता है E = √p² प्लस m0² c4, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं E² = p² प्लस m0² c4। सो यहाँ हम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें हम 2 फ्रेम से एज्यूम करते हैं। एक फ्रेम जो कि रेस्ट में है, एक फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और v क्या है, लाइट की स्पीड की है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने रेस्ट फ्रेम एज्यूम किया है जो कि रेस्ट में है। यहाँ पर एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी हमने मानी कि उसके सारे कंपोनेंट क्या हैं, vx, vy एंड vz, इसको एज्यूम कर लिया। अब एक मूविंग फ्रेम है जिसकी खुद की वेलोसिटी है v, तो ये इन s और s प्राइम की क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी। ओके, लेकिन ये जो पार्टिकल है ना, ये vx प्राइम, ये जो पार्टिकल है vx, vy, vz, इसकी वेलोसिटी है, इसकी s प्राइम फ्रेम में वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें एज्यूम करना है और हम इसकी फॉर्मूलेस को ड्राइव करेंगे, ठीक है। सो हम इसमें कंडीशंस को पुट अप करके देखेंगे कि ये x में मूव कर रहा है तब वेलोसिटी क्या होगी, किस कंपोनेंट में चेंज आएंगी, y में है तो y में मूव कर रहा है यदि फ्रेम, तब इस पार्टिकल के जो कंपोनेंट है वो क्या होंगे, और यदि z में यदि ये मूव कर रहा है, ये z डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब इस पार्टिकल के कंपोनेंट में क्या क्या चेंज आएंगे। तो यहाँ हम s प्राइम फ्रेम की बात करते हैं जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो यदि s प्राइम फ्रेम x डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v, देन इसकी वेलोसिटी में क्या क्या चेंज आएंगे, vx प्राइम क्या हो जाएगा, vx माइनस v, जहाँ v तो ये वाला v है और vx क्या है, s फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है। तो उसका x कंपोनेंट, तो vx माइनस v अपॉन में 1 माइनस vx अपॉन c²। तो x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, v के साथ vx आएगा। v प्राइम फ्रेम में क्या होगा, v प्राइम फ्रेम में हमारे होगा गामा vy अपॉन में 1 माइनस v, यहाँ पर vx ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये x फ्रेम में मूव कर रहा है, तो इसकी y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि ये x कंपोनेंट में मूव कर रहा है और z के कंपोनेंट को देखना है, तो vz भी vy की तरह ही होगा। तो vy प्राइम क्या होगा और vz प्राइम क्या होगा, vy प्राइम की तरह। तो vz प्राइम होगा गामा vz अपॉन में 1 माइनस vx अपॉन c²। ओके, यदि हम बात करते हैं s प्राइम फ्रेम की जो कि y डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो vy प्राइम क्या होगा, vy माइनस v अपॉन में 1 माइनस vy अपॉन c² कहेंगे। vx प्राइम हो जाएगा अब गामा vx और vz हो जाएगा गामा vz। ओके, और यदि s प्राइम फ्रेम z डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो vz प्राइम हो जाएगा vz माइनस v अपॉन में 1 माइनस vz अपॉन c²। ये सेम डिनोमिनेटर रहेगा सब में सेम। ओके, vx प्राइम में भी और vy प्राइम में भी, लेकिन न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, गामा vx और vz प्राइम हो जाएगा गामा vy। इस तरह से हमें वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना है। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप सिर्फ फर्स्ट वाला याद रखो, क्योंकि मोस्टली फर्स्ट वाला ही देखते हैं। यदि आपको फर्स्ट वाला याद रहता है तो आप सारे अपना ड्राइव कर लेंगे। ओके, तो vy प्राइम हो जाएगा इसमें गामा vy और vz हो जाएगा गामा vz, लेकिन क्योंकि x डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसलिए हो जाएगा vx माइनस v अपॉन 1 माइनस vx अपॉन c²।
क्योंकि एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है इसलिए डिनोमिनेटर दोनों में सेम रहेगा। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको अपने कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम एक मॉडल क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, एक कार इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड c/2. अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द कार विद स्पीड c/2 इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कार. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड. तो ग्राउंड से यदि देखते हैं तो बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी पूछी है तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ हम दो फ्रेम्स देखते हैं, ठीक है। एक फ्रेम जो कि ग्राउंड में है, यहाँ पर हमें बॉल की वेलोसिटी देखनी है। मूविंग फ्रेम हमें दे रखा है क्या, एक कार है जिसकी खुद की वेलोसिटी c/2 है। इसको आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हो जिसकी वेलोसिटी क्या है, c/2। यहाँ पर जो पार्टिकल है बॉल, उसकी वेलोसिटी c/2 गिवन है, ओके। सो यहाँ पर इस फ्रेम की वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर इस फ्रेम की वेलोसिटी हमको पता है कितनी है, c/2 है। या कार को हम एक फ्रेम ही मान सकते हैं यदि कन्फ्यूजन होता है तो यदि इस फ्रेम की वेलोसिटी कितनी है, इस फ्रेम की वेलोसिटी है c/2 और इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या है, c/2, इस बॉल की वेलोसिटी। तो यहाँ पर एस फ्रेम में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमने ये देखा था मूविंग फ्रेम में जब हम निकालते हैं तब वेलोसिटी क्या होती है, प्राइम में आती है, ठीक है। लेकिन वो क्या होती है, vx मान लेते हैं। तो vx माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी vx अपॉन c²। लेकिन यदि हम रेस्ट फ्रेम में इसकी वेलोसिटी देखते हैं तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है, प्लस आ जाता है साइन। यदि हमें vx में निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट, जैसे कि vx क्या हो जाएगा, vx प्राइम प्लस v अपॉन में 1 प्लस vx अपॉन v अपॉन c², ओके। तो बस ये याद रखना है कि यदि ग्राउंड फ्रेम में पूछा जाए तो माइनस की जगह सारे प्लस साइन आ जाएगा, ओके। सो हम फॉर्मूलेज में इसको पुट करते हैं। तो vx क्या होगा, vx प्राइम, तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी क्या थी, c/2 प्लस v मतलब बॉल की वेलोसिटी, सॉरी vx प्राइम क्या है, बॉल की वेलोसिटी वो भी c/2 है, और फ्रेम की वेलोसिटी क्या है, c/2 अपॉन में 1 अपॉन c/2 अपॉन c²। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 1/4, ओके। सो ये हो जाएगा 5/4 और ऊपर आएगा 4/5। तो यहाँ पर बॉल की वेलोसिटी क्या होगी ग्राउंड फ्रेम में, vx हो जाएगी 4/5, क्योंकि ऊपर c था तो यहाँ पर 4/5 c, ओके। तो यहाँ हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v। सो v दे रखा है हमें c/√2 i कैप प्लस j कैप इन s फ्रेम। तो s फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है, हमें s प्राइम फ्रेम में भी पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है। तो विच इज मूविंग अलोंग x डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू s, वेलोसिटी ऑफ s प्राइम फ्रेम इज। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, दोनों फ्रेम्स में पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है, तो हमें यहाँ पर निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी, ओके। तो यहाँ पर भी हमें वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके हमें v निकालना है, ओके। सो फॉर्मूला देखते हैं हम। हमें पता है v प्राइम x डायरेक्शन में है, सो हम vx प्राइम कर लेंगे इज v, क्योंकि चेंज जो आएगा यहाँ से भी हम v निकालेंगे। तो vx माइनस v अपॉन 1 माइनस v vx अपॉन c²। सो यहाँ पर vx का कंपोनेंट देख लेंगे और यहाँ पर भी vx का कंपोनेंट देख लेंगे, ओके। सो हमें पता है vx प्राइम क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से माइनस का c/2, उसका जो मैग्नीट्यूड देखेंगे तो माइनस का c/√2 इक्वल्स टू में c/√2 माइनस v अपॉन में 1 माइनस c/√2 v अपॉन c², ओके। तो यहाँ से जैसे हम सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर हमको v निकलेगा, ओके। सो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसको डिनोमिनेटर को हम ऊपर लेकर जाएंगे और जैसे सॉल्व करते हैं इसको, सो क्या होगा, माइनस का c/√2 प्लस v/2 इक्वल्स टू में c/√2 माइनस v। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3v/2 और ये हो जाएगा √2c। सो v आ जाएगा यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी 2√2c/3, ओके। तो एक लास्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट में आया था आई थिंक। एक मोनोक्रोमेटिक वेव प्रोपोगेट इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स डायरेक्शन। सो एक्स डायरेक्शन में एक वेव है, एक्स डायरेक्शन के साथ वेव है जो 60 एंगल बना रही है, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक वेव है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, लाइट की स्पीड की। तो जो c है वो एक्स डायरेक्शन में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ सोर्स। द सोर्स मूव्स एट स्पीड 4c/5। तो जो जिस सोर्स है वो सोर्स खुद 4c/5 से मूव कर रहा है। तो मतलब एक फ्रेम है जो 4c/5 से मूव कर रहा है, वहाँ पर एक पार्टिकल है या हम बोल सकते हैं एक वेव है जो एक्स डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो
सो उस वेव की एक्स डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, c cos 60 डिग्री। ओके, कितना हो जाएगा, c/2। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ वेव एज सीन बाय द ऑब्जर्वर इज, सो मूविंग फ्रेम में यदि उस लाइट की स्पीड c/√2 है, तो देखो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। ओके, सो एक मूविंग फ्रेम है, कितना है स्पीड, 4c/5। एक वेव है जो एक वेव है जिसकी वेलोसिटी c है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में उस वेव की स्पीड कितनी हो जाएगी, c/2। ओके, सो एक पार्टिकल की वेलोसिटी c/2 है, फ्रेम की वेलोसिटी 4c/5 है। ओके, तो यदि हम रेस्ट फ्रेम की बात करते हैं तो इस रेस्ट फ्रेम में इस वेव की स्पीड क्या होगी, तो यहाँ पर भी हम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। सो वी, क्योंकि मूविंग फ्रेम में निकालना नहीं है, हमें रेस्ट फ्रेम में निकालना है, तो इसलिए होगा ये वी एक्स प्राइम प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी एक्स प्राइम अपॉन c²। ओके, तो यहाँ पर हमें वी एक्स प्राइम पता है, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी वी एक्स प्राइम, मतलब मूविंग फ्रेम में क्या वेलोसिटी है। सो इसको देखेंगे हम, तो वी एक्स क्या हो जाएगा, c/2 प्लस 4c/5 इज द रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन में 1 प्लस c/2 4c/5 अपॉन c²। ओके, तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो वी एक्स क्या होगा, वी एक्स होगा हमारा इस 10, तो यहाँ पर जाएगा 13c डिवाइड में 7/5। ओके, तो जैसे इनको सॉल्व करते हैं तो 13c आता है। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं कि वी एक्स का जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, 13/4c। सो ऑप्शन से हम देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब इसका कंपोनेंट पूछा है इस वी एक्स का भी। सो इसका एंगल पूछा है थीटा, तो थीटा कौन सा एंगल होगा, दिस वन। ओके, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का एक फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है। ये क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, आपको क्वेश्चन, मुझे इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस मिले नहीं है क्योंकि मेरे पास प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं थे। अदरवाइज यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपको डेल टी गिवन है, डेल प्राइम गिवन है, गामा टी माइनस एक्स वी अपॉन c², जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें पूछा होता है। तो यहाँ पर हमको डेल टी प्राइम, डेल टी गिवन है और यहाँ पर डेल एक्स पूछा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो आप उस पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टाइम डायलेशन का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल होता है, क्वेश्चन भी सिंपल होते हैं, तो वो मैंने पुट नहीं किए। एक इस वाले रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।